अभी आपको जो ये प्लेन दिख रहा है ये एक 2D प्लेन है। तो मान लीजिए हम कुछ वेक्टर्स इस प्लेन में इस डायरेक्शन में ऐसे रखे हुए हैं, इनका कोई डायरेक्शन हम फिक्स नहीं, कुछ रैंडम ऐसे इनको रख रहे हैं। सी वेक्टर डी, मान लीजिए ये हो गया वेक्टर डी एंड ये हो गया वेक्टर ई। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि ये जो हमारे पास 5 वेक्टर्स हैं किस टाइप के वेक्टर्स हैं, तो क्या आप इसके बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हो? तो आपके पास जवाब होगा नहीं। ये जितने भी 5 वेक्टर्स हैं इनके बारे में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जितने भी वेक्टर्स हैं इनको हम उठाते हैं और आपके सामने एक 2D प्लेन लेके आते हैं। अब हमारे सामने एक 2D प्लेन है, लेकिन अब इस 2D प्लेन पे हम बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस को देख सकते हैं। और जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि 0 0 1 0 2 0 एंड सो ऑन। ऐसे हमने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या करते हैं कि हम अपने जो वेक्टर्स थे उनको एक एक करके अपने 2D प्लेन पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो वेक्टर ए था, हमने पहले कैसे रखा था मुझे याद नहीं है, तो हम इस प्लेन पे ऐसे कहीं भी रख देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप कहीं पे भी, आपकी जिधर मर्जी है आप उधर रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो -10 -6 पर, और जो इसका फाइनल पॉइंट है -5, -1 पे रखा है। इसी तरीके से अब हम वेक्टर बी को यहाँ पे कहीं पे ऐसे कहीं पे भी रख सकते हो आप। तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो है -1, -4 और फाइनल पॉइंट है -3, -1। उसके बाद ये जो मेरा वेक्टर सी है उसको हम यहाँ पे कहीं रख देते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट -1, -6 और फाइनल पॉइंट जो है वो 4, -3 है। ये हमारा लास्ट जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो सबसे ज्यादा है बाकी वेक्टर्स के कंपैरिजन में, उसको हम ऐसे कहीं रख देते हैं। अब अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि ये जो 5 वेक्टर्स हैं वो उन वेक्टर्स का टाइप क्या है, तो क्या आप जवाब दे सकते हो कि इन वेक्टर्स का टाइप्स क्या है? तो आपके पास जवाब होगा नहीं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये किस टाइप के वेक्टर्स हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि ये सभी वेक्टर्स एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। मान लीजिए अभी मैं इस वेक्टर्स को ऐसे उठा लेता हूं और अब पूछता हूं क्या ये वेक्टर जो कि वेक्टर ई है वो कोप्लेनर है, तो आप कहोगे नहीं। अब ये वेक्टर को उस प्लेन में लाई नहीं कर रहा है। बाकी ये जो 4 वेक्टर्स यहां नीचे पड़े हुए हैं ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। और इनके टाइप्स के बारे में जानने के लिए हमको वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना होगा, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म्स ऑफ वेक्टर में हम हर एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे। अब पैरेलली शिफ्ट करने का क्या मतलब है, आज तक आपने ये सुना होगा, आज हम यहां पे आपको दिखाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर ये है कि वेक्टर के टाइप्स। वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? वेक्टर के टाइप्स को जानने से पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि जो ये वेक्टर का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है। मान लीजिए हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। ये रैंडमली मैंने इन वेक्टर्स को यहाँ पे एक 2D प्लेन हमारे पास है, ये जो आप प्लेन देख रहे हो, अगर इन वेक्टर्स को मैं ऐसे हटा दूं
तो अभी आपको जो ये प्लेन दिख रहा है ये एक 2D प्लेन है। तो मान लीजिए हम कुछ वेक्टर्स इस प्लेन में इस डायरेक्शन में ऐसे रखे हुए हैं, इनका कोई डायरेक्शन हम फिक्स नहीं, कुछ रैंडम ऐसे इनको रख रहे हैं। सी वेक्टर डी, मान लीजिए ये हो गया वेक्टर डी एंड ये हो गया वेक्टर ई। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि ये जो हमारे पास 5 वेक्टर्स हैं ये कोलिनियर हैं, कोप्लेनर हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं या यूनिट वेक्टर हैं, किस टाइप के वेक्टर्स हैं, तो क्या आप इसके बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हो? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं या ये फ्री वेक्टर्स हैं, तो आपके पास जवाब होगा नहीं। ये जितने भी 5 वेक्टर्स हैं इनके बारे में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो ये 5 वेक्टर्स हम यहां रखे हैं वो फोर्स वेक्टर हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं, आखिर किस टाइप के वेक्टर्स हैं? तो फिजिक्स में हमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने हैं वेक्टर वाले, तो उनमें अगर हम एक जगह वेक्टर के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए फोर्स को लेके वेक्टर के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो सेम वही कंसेप्ट हम डिस्प्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी में यूज कर सकते हैं। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वेक्टर वाले, उनमें हम बहुत आराम से वेक्टर के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो हम इस पे नहीं जाते हैं कि ये कौन सा टाइप का वेक्टर है, फोर्स वेक्टर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, हम सिर्फ इनको वेक्टर बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं। पहले हमें ये तो समझ लें कि ये वेक्टर आखिर किस तरीके से बिहेव करते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं कि वेक्टर्स के टाइप, जो इतने सारे टाइप्स बनाए गए हैं वो किस बेसिस पे बनाए गए हैं। तो ऐसे कुछ का पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जितने भी वेक्टर्स हैं इनको हम उठाते हैं और आपके सामने एक 2D प्लेन लेके आते हैं। अब हमारे सामने एक 2D प्लेन है, लेकिन अब इस 2D प्लेन पे हम बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस को देख सकते हैं। और जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि 0 0 1 0 2 0 एंड सो ऑन। ऐसे हमने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या करते हैं कि हम अपने जो वेक्टर्स थे उनको एक एक करके अपने 2D प्लेन पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो वेक्टर ए था, हमने पहले कैसे रखा था मुझे याद नहीं है, तो हम इस प्लेन पे ऐसे कहीं भी रख देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप कहीं पे भी, आपकी जिधर मर्जी है आप उधर रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो -10 -6 पर, और जो इसका फाइनल पॉइंट है -5 -1 पे रखा है। इसी तरीके से अब हम वेक्टर बी को यहाँ पे कहीं पे ऐसे कहीं पे भी रख सकते हो आप। तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो है -1 -4 और फाइनल पॉइंट है -3 -1। उसके बाद ये जो मेरा वेक्टर सी है उसको हम यहां पे कहीं रख देते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट -1 -6 और फाइनल पॉइंट जो है वो 4 -3 है। अब बात करते हैं वेक्टर डी की। तो वेक्टर डी को हम कहीं इधर रख देते हैं, जिसका हमें इनिशियल पॉइंट 8, 1 और फाइनल पॉइंट 5, 4 है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा लास्ट जो वेक्टर है सबसे लंबा, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो सबसे ज्यादा है बाकी वेक्टर्स के कंपैरिजन में, उसको हम ऐसे कहीं रख देते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट 8, -5 और फाइनल पॉइंट यहाँ पे हम हटा के देख सकते हैं 1, 1 है।
तो अब क्या करते हैं, अब अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि ये जो 5 वेक्टर्स हैं वो उन वेक्टर्स का टाइप क्या है, तो क्या आप जवाब दे सकते हो कि इन वेक्टर्स का टाइप्स क्या है? तो आपके पास जवाब होगा नहीं, अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये किस टाइप के वेक्टर्स हैं। ये जीरो वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं, अपोजिट वेक्टर हैं, फ्री वेक्टर हैं या फिक्स्ड वेक्टर हैं, कुछ भी नहीं जवाब दे सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि ये सभी वेक्टर्स एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। मान लीजिए अभी मैं इस वेक्टर्स को ऐसे उठा लेता हूं और अब पूछता हूं क्या ये वेक्टर जो कि वेक्टर ई है वो कोप्लेनर है, तो आप कहोगे नहीं, अब ये वेक्टर को उस प्लेन में लाई नहीं कर रहा है। बाकी ये जो 4 वेक्टर्स यहां नीचे पड़े हुए हैं ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अब इसको मैं उसी तरीके से जहां पे था रख देता हूं। तो ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, ये तो हमें पता चल गया। तो और इनके टाइप्स के बारे में जानने के लिए हमको वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना होगा, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म्स ऑफ वेक्टर में हम हर एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे। अब पैरेलली शिफ्ट करने का क्या मतलब है, आज तक आपने ये सुना होगा, आज हम यहां पे आपको दिखाएंगे कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है। तो अगर हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और जो उसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, उसको हम ओरिजिन पे ले जाते हैं, मतलब हर एक वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन पे ले जाते हैं पैरेलली शिफ्ट करके, तो तब जो हमें वेक्टर मिलेगा वो होगा कंपोनेंट वेक्टर। आइए हम एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके देखते हैं कि उसका कंपोनेंट फॉर्म क्या है उस वेक्टर का। तो उसके पहले हम एक काम करते हैं कि जो यहां पे वेक्टर ई है इसी को हम शिफ्ट करेंगे। तो यहां पे क्या करते हैं कि ये जो वेक्टर ई है इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को नोट कर लेते हैं। तो यहां पे जो वेक्टर ई है इसका जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो है 1,1 और जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो है 8,-5 जैसा 8,-5 जैसा कि आप यहां देख सकते हो। अब इस वेक्टर ई का हमें कंपोनेंट फॉर्म निकालना है, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर ई। तो हम क्या करेंगे, इसके फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से माइनस कर देते हैं, यानी कि x के कंपोनेंट को x के कंपोनेंट से माइनस करते हैं 1-8 एंड कॉमा y के कंपोनेंट को y के कंपोनेंट से माइनस करते हैं, तो 1 -5। तो हमें यहां पे कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर ई मिल जाएगा। तो आइए सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, ये आएगा -7, 1 माइनस माइनस प्लस एंड 6। तो इसका जो कंपोनेंट फॉर्म है ये हो गया -7,6। इस वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म -7,6। तो आइए हम शिफ्ट करते हैं, देखते हैं कि जब इसके इनिशियल पॉइंट को हम 0 पे करते हैं तो इसका जो फाइनल पॉइंट है वो यहां पहुंचना चाहिए। तो हम देखते हैं शिफ्ट करके। अब हमें इसे पैरेलली शिफ्ट करना है। पैरेलली शिफ्ट का मतलब या तो हम इसके टेल को हॉरिजॉन्टल लाइन के क्रॉस मूव करा सकते हैं या वर्टिकल लाइन के अलोंग मूव करें। तो हमारे पास यहां पे जगह खाली है,
अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि इसके डायरेक्शन को नहीं चेंज होने देना है। तो हम मूव करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग मूव करेंगे या तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं उसके लॉन्ग मूव करेंगे, और कहीं नहीं मूव कर सकते हम। तो ये लाइन जा रही है तो हम मूव करते हैं। आपको दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा इधर से दिखाता हूं। देखिए ये पैरेलली शिफ्ट हो रहा है वेक्टर, ठीक है, ये यहां पहुंच गया। अब मुझे ओरिजिन तक जाना है। जब हम वेक्टर ई को पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो हमें एक बात का ध्यान देना है कि जो इसका टेल है वो अगर हम वर्टिकली मूव करा रहे हैं तो इसका हेड भी वर्टिकली मूव करना चाहिए, और अगर इसके टेल को हम हॉरिजॉन्टली मूव करा रहे हैं तो इसका हेड भी वो हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहिए। तो आइए हम मूव करते हैं और इसको पैरेलली शिफ्ट करते हैं। देख, और इसके जो ये जो हमारा इनिशियल पॉइंट है इसको ओरिजिन तक लेके जाते हैं, तो देखते हैं कि इसका जो फाइनल पॉइंट है वो कहां पहुंचता है। हमने जो निकाला है उसके अकॉर्डिंग यहां पे हम देख सकते हैं कि -7,6 आना चाहिए। तो ध्यान हमारा दोनों तरफ रहेगा, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों पे। तो जब हम पहले इसको हम वर्टिकली शिफ्ट करेंगे तो ये भी वर्टिकली शिफ्ट होगा, तो इधर भी देखिएगा और इधर भी देखिएगा, इसलिए मैं दोनों तरफ फिंगर रख रहा हूं। ये देखिए मैं वर्टिकली जा रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये मैं वर्टिकली शिफ्ट करके यहां आ गया, तो इसका जो फाइनल पॉइंट है वो यहां पे आ गया, यानी कि 1,6 पे। अब हमें इसके जो इनिशियल पॉइंट को उसको 0,0 पे लेके जाना है, तो इसके लिए हमें हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होना होगा। यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप यहां पे अब देख सकते हो कि इसका इनिशियल पॉइंट 0,0 हो गया, और इस वेक्टर का फाइनल पॉइंट जो है वो -7,6, जैसा कि हमने यहां पे निकाला था। -7,6 आप यहां पे देख सकते हो कैसे निकाला था। कंपोनेंट फॉर्म, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म निकालने के लिए हमको सिंपल सा कुछ ज्यादा नहीं करना है, जो वेक्टर का फाइनल पॉइंट है उसमें से माइनस करना है, उसमें से हमें माइनस करना है जो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म मिल जाएगा। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम एक और वेक्टर को, अब सारे वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं वेक्टर ए का जो फाइनल पॉइंट है वो है -5, -1, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। फाइनल पॉइंट -5, -1 है वेक्टर ए का। और अगर हम बात करें इनिशियल पॉइंट की, तो इनिशियल पॉइंट है -10, -6, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। अगर हम इस वेक्टर के अगर हम इस वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म को निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके फाइनल पॉइंट से इसके इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देंगे, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। यानी कि इसका फाइनल पॉइंट का जो x कंपोनेंट है इनिशियल पॉइंट के x कंपोनेंट से माइनस कर देंगे, यानी -5 को माइनस करेंगे -10 से, और जो फाइनल पॉइंट का y कंपोनेंट है उसको इनिशियल पॉइंट के y कंपोनेंट से माइनस करेंगे, यानी कि -1 को माइनस करेंगे -6 से। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट फॉर्म जो मिलता है वो है 5,5। तो आइए हम इसको पैरेलली शिफ्ट करके देखते हैं कि ये 5,5 पे इसका जो कंपोनेंट फॉर्म है इस वेक्टर का वो सही हमने निकाला है या नहीं निकाला है। तो हम इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे। पैरेलली शिफ्ट करते समय एक बात का ध्यान देंगे, तब तक के लिए हम इन वेक्टर्स को हटा देते हैं क्योंकि ये शिफ्ट करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हम सिर्फ वेक्टर ए को शिफ्ट करके देखते हैं कि मेरा
जो वेक्टर ए का जो कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर ए है वो 5,5 आता है या नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको वर्टिकली शिफ्ट करते हैं। तो एक फिंगर मैं यहां रख लेता हूं, एक फिंगर यहां रख लेता हूं, जिससे आपको दोनों नजर आए साफ। ठीक है, अब हमें यहां तक पहुंचना है। तो आप यहां देख सकते हो, जैसा कि मैंने कैलकुलेशन से निकाला था, वेक्टर ए का जो कंपोनेंट फॉर्म होता है वो 5,5 होता है। यहां पे आप देख सकते हो, और ये जो आया है, जब मैंने इसके इनिशियल पॉइंट को 0,0 किया तो इसका फाइनल पॉइंट जो है वो 5,5 आया। ठीक है, तो हमें वेक्टर के टाइप्स को समझने के लिए हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हैं उनको हमें उनके कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखना जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब हम किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो उसका इनिशियल पॉइंट बट ऑब्वियस मतलब बिना कहे 0,0 हो जाता है। तो अगर हम इस वेक्टर को सिर्फ 5,5 भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। अगर यही कोई वेक्टर यहां इनिशियल पॉइंट पे नहीं होके कहीं और होता तो हमें उस वेक्टर को बताने के लिए उसके फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों को बताना होता। लेकिन अगर हम इसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके, ठीक है, इस वेक्टर को यहां कहीं ऐसे रख देते हैं, ठीक है, यहां पे रख देते हैं, मान लीजिए यहां पे ऐसे, तो अब हम जो ये वेक्टर डी है, वेक्टर डी का हम सिर्फ फाइनल पॉइंट देख के इसको बोल सकते हैं वेक्टर डी -4,3 है। ठीक है, इस वेक्टर का नाम -4,3 है, यानी इसका कंपोनेंट फॉर्म जो है वो -4,3 है, इसका कंपोनेंट फॉर्म जो है वो 5,5 है। इसी तरीके से यहां पे कोई वेक्टर अगर हम ऐसे रख देते हैं तो इस वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म जो है वो -7, -6 है। ठीक है, और ऐसे रख देते हैं तो ये अगर हम इसको ऐसे रख देते हैं तो इसका कंपोनेंट फॉर्म 4, -4 है। ठीक है, और अगर हम इस वेक्टर को कहीं और इसी तरीके से यहां पे रख देते हैं तो इस वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म 5,0 है। यानी अगर हम एक एक करके हर एक वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म को बोलें, ठीक है, यानी कि उनको शिफ्ट करने के बाद, ओरिजिन पे लाने के बाद, अगर हम हर एक वेक्टर का सिर्फ कंपोनेंट फॉर्म यानी कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से उसका नेमिंग कर सकते हैं। जैसे ये वेक्टर है ए है, इसका कोऑर्डिनेट हमको सिर्फ 5,5 बोलना है। ठीक है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट 0,0 है। ठीक है, उसके हम जो इनिशियल पॉइंट जितने भी वेक्टर्स हैं हमने उनको पैरेलली शिफ्ट करके 0,0 पे कर दिया है। तो इस वेक्टर को, वेक्टर ए जो है वो 5,5, वेक्टर बी 5,0, वेक्टर सी जो है 5,-4, वेक्टर डी जो है वो हो गया हमारा -4,3, और जो वेक्टर ई है वो है हमारा -7, -6। अब हम आते हैं वेक्टर्स के टाइप्स पे कि वेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं। हमको बहुत सारे क्लासेस में सीधे ये बताना शुरू कर दिया जाता है कि ये फ्री वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर इसको बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। अरे तो टाइप्स आया कहां से? देखिए, अब मैं आपको बताता हूं को इनिशियल वेक्टर के बारे में। ये जितने भी वेक्टर्स आपको अभी दिख रहे हैं सबका इनिशियल पॉइंट यहां है ओरिजिन पे। तो अब हम इन वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर कह सकते हैं। लेकिन यही अगर यहां रखे थे इस तरीके से, कहीं पे भी रैंडमली पड़े हुए थे, तो हमको ये बता पाना कि ये को इनिशियल है या नहीं है पॉसिबल नहीं था जब तक हमने इसका कंपोनेंट फॉर्म नहीं लिखा। तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म लिखना कितना जरूरी है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये फ्री वेक्टर्स हैं कि नहीं है? ये फ्री वेक्टर्स हैं,
क्योंकि ये फ्री है मूव करने के लिए। अभी हमने इस वेक्टर को यहां से मूव करके यहां लाया, अब ये मूव करके हम कहीं और भी ले जा सकते हैं। तो एक 2D प्लेन पे जितने भी वेक्टर्स हैं वो फ्री वेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जो फिक्स्ड वेक्टर है उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब आते हैं ये इक्वल वेक्टर्स। इसमें इक्वल वेक्टर कौन सा है? इक्वल वेक्टर का, इसमें आपको जितने भी नोट्स हैं, एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें जो भी नोट्स हैं, नोट्स के लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा, नोट्स आपको मिलेगा। फिलहाल अभी कंसेप्ट पे जाइए। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो क्यों कहेंगे आपकी इक्वल हैं? दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है सी और बी, ठीक है, और इन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये लगभग लगभग हमें सेम दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा छोटा है, तो इन दोनों को मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ये हम इनको इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। अच्छा, अगर सर ये बताइए मैग्नीट्यूड, मान लीजिए मैं यहां से कट कर देता हूं, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, मान लीजिए फोर्स वेक्टर है 10 न्यूटन, इसका भी 10 न्यूटन, और एक वेक्टर इस तरीके से इधर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है और एक वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो क्या ये इक्वल वेक्टर्स होंगे? अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो क्या ये इक्वल वेक्टर्स होंगे? नहीं। इक्वल वेक्टर्स होने के लिए दो कंपलसरी चीजें हैं कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और साथ ही साथ इनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। यहां पे आप देख रहे हो ये ईस्ट की तरफ फोकस कर रहा है और ये जो है साउथ ईस्ट की तरफ फोकस कर रहा है। मतलब ये दोनों वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड सेम भी होते तो भी ये इक्वल वेक्टर्स नहीं होते। तो यहां पे आपको ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है। वेक्टर्स के कंपोनेंट फॉर्म को लिखने के लिए हमें उनके फाइनल पोजीशन से उसके इनिशियल पोजीशन, यानी कि अगर हम उसके फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देते हैं तो हम उसके कंपोनेंट फॉर्म को इजीली लिख सकते हैं। और कंपोनेंट फॉर्म लिखना कितना जरूरी है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। चलते चलते वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में तो हम बात करेंगे ही। एक चीज ये कहना चाहते हैं कि इस चीज को बनाने में मुझे काफी समय लगा। सच कहूं तो इस चीज को खोजने में मुझे काफी समय लगा कि आखिर किसी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, पैरेलल शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है। मैंने बहुत जगह सर्च किया कि पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है, कंपोनेंट फॉर्म कहना क्या चाहता है, फील नहीं आ रहा था, मजा नहीं आ रहा था। अब जबकि मैंने ये देखा कि कंपोनेंट्स फॉर्म कुछ नहीं है, सभी वेक्टर के जो इनिशियल पोजीशन है उसको 0 पे ला दो, ठीक है, तो बस यही है, उसको शिफ्ट करके आप अगर 0 पे ला देते हो, पैरेलली शिफ्ट करना है, कंडीशन ये है, और पैरेलली शिफ्ट करके अगर उनको 0 पे ला देते हो तो वो वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म कहलाता है। और अब हमारे लिए ये बहुत इजी हो गया है कि हर एक वेक्टर का हम, अगर हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म लिख लेते हैं तो अब हम हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो यहां पे मैं आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाता हूं। इसका जो कंपोनेंट फॉर्म निकला है, वेक्टर ए का जो ये कंपोनेंट फॉर्म निकला है 5,5, इसको कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स निकले थे कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के बाद उसका अंडर रूट लेके दोनों पॉइंट्स का स्क्वायर कर देना है।
तो ये हो गया √50। हमारे बुक में ये बताता है कि मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इससे हम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आराम से निकाल सकते हैं। तो अब आप कहो कि आप सर यहाँ दो पॉइंट है x2 x1, यहाँ पे तो सिर्फ आप x लिए हो। तो भैया हमने इनिशियल पॉइंट को तो 0 0 कर दिया ना, तो ये जो यहाँ पे x1 y1 है इस वेक्टर का, x1 y1 दोनों तो 0 हो गया ना कंपोनेंट फॉर्म में लिखने से। तो ये तो मेरे लिए मजे की बात हो गई। मेरे लिए मजे की बात ये हो गई कि मैंने इस वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को 0 बना दिया। तो क्यों हम इसको यहाँ पे ये लिखने के जाएं जब ये 0 बन गया और ये भी 0 बन गया। यानी सिंपल सा बोले तो इसके जो फाइनल कोऑर्डिनेट होता है इसका स्क्वायर ही करना है। फाइनल x का है यहाँ पे 5 और y का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि जो हमने निकाला है वही चीज तो आया है। कोई जादू थोड़ी है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना कोई जादू थोड़ी है। अब कहो सर आप इसका एंगल भी निकालिए, इन वेक्टर्स को हटाइए, मजा नहीं आ रहा है। एक वेक्टर्स को रखिए, एक वेक्टर्स को रख के मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल के आपने दिखा दिया, इस एक्स एक्सिस से इसका कितना एंगल बन रहा है वो भी निकाल के दिखाइए। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x। यहां पे जो y है वो है 5, तो हमें तो सिर्फ एंगल निकालना है थीटा, यानी कि ये थीटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, थीटा को इधर ही छोड़ते हैं, यानी कि हमको tan इनवर्स निकालना है। tan इनवर्स इक्वल्स टू 5 अपॉन 5, 5 से 5 कट, यानी कि हमें tan इनवर्स 1 की वैल्यू चाहिए। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो आएगी वही इस वेक्टर की एंगल होगा। इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू आप निकाल लो कैलकुलेटर से, इतना तो आप कर ही लोगे, वही उसकी वैल्यू होगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी वेक्टर को, किसी भी प्लेन पे कोई भी वेक्टर कहीं भी रखा है तो उसको उसके कंपोनेंट फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी कोई वेक्टर ऐसे फेंका है तो उसके कंपोनेंट फॉर्म में उसको लाना जरूरी क्यों है, इतना तो आपको पता चली गया होगा। उम्मीद करता हूं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर के इस लेक्चर में आपको कुछ समझ में आया होगा, हमारा मेहनत कुछ काम किया होगा। बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, उनको भी चीजें समझ में आए आखिर फिजिक्स में चल क्या रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट समझना इज मस्ट। बस कंसेप्ट को अगर समझ गए तो फिजिक्स समझ में आएगी। वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म बस बोल देने से फील नहीं है, फील लेना है तो समझना पड़ेगा, डीपली जाना पड़ेगा। चीजें उतनी हार्ड नहीं है, चीजों को हार्ड बना दिया गया है, चीजों को हार्ड बना दिया गया है, चीजें उतनी हार्ड है नहीं। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वेक्टर के क्लास में। फिजिक्स में तो आप जानते हो फिजिक्स का बेस है, आत्मा है वेक्टर। वेक्टर में मुझे इसीलिए थोड़ा समय लगा चीजों को समझने और कि आखिर चल क्या रहा है बच्चों तक वो पहुंचाने के लिए मुझे समय। वीडियो डिलीवर तो सब कर रहे हैं लेकिन कंटेंट नहीं, कंटेंट देना बहुत जरूरी है। चैनल को लाइक करो नहीं करो आपकी मर्जी, कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं वेक्टर के टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जैसा कि मैंने कहा है कि आपको नोट्स दूंगा, नोट्स समझा दूंगा, 10 मिनट का लेक्चर होगा। अब वो समझना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दो वेक्टर्स एक दूसरे के से 90 डिग्री बना रहे हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। एक ही प्लेन पे सारे वेक्टर्स हैं,
कोप्लेनर वेक्टर, एक ही इनिशियल पॉइंट है, कोई इनिशियल वेक्टर। तो बताइए, अगर इसका मैग्नीट्यूड एक वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड को हम कट करके मैग्नीट्यूड 1 कर दें, इसके मैग्नीट्यूड को सिर्फ हम 1 कर दें, तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो कंसेप्ट इज मस्ट, कंसेप्ट बहुत जरूरी है चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।